हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर। आई एम संजय बंसल और ये मेरा फर्स्ट चैप्टर में फोर्थ लेक्चर है। तो थर्ड लेक्चर हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम थर्ड लेक्चर के लास्ट में स्टडी कर रहे थे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके थे। हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो कि थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन केस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। हमने इसको भी डिस्कस कर लिया था, बट उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी बाकी थे। एग्जाम्पल वैसे मैंने दो डिस्कस किए भी थे, बट हम दो तीन और बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। लेट अस डिस्कस। फर्स्ट स्टूडेंट्स, पहला एग्जाम्पल है एनिहिलेशन ऑफ द मैटर। एनिहिलेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। इट मीन्स कि एनिहिलेशन ऑफ मैटर का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ मैटर। स्टूडेंट, हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है, और किसी भी पार्टिकल का जो एंटी पार्टिकल होता है इसका मास तो वही होता है जो पार्टिकल का होता है, बट इसकी जो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम इट्स पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो होता है पॉजिट्रॉन, जिसको आप एंटी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। मास दोनों के सेम है, जैसे इसका भी m और इसका भी m, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है, जबकि पॉजिट्रॉन का चार्ज +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो दोनों के मास सेम है, लेकिन दोनों के चार्ज के साइन अपोजिट हैं। जैसे कि मैंने कहा था, एंटी पार्टिकल की इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है फ्रॉम इट्स पार्टिकल। स्टूडेंट, जब भी एक पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से मिलता है, दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं, तो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जब दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं तो इट रिजल्ट्स इन वेरी हाई एनर्जी फोटॉन्स प्रोडक्शन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन। और ये एक इलेक्ट्रॉन तो जैसे कि मान लीजिए यहां से आया, एक पॉजिट्रॉन यहां से आया, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। शुरू में दोनों रेस्ट पे थे, एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़े ड्यू टू द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन को एक पॉजिट्रॉन मिला, ये पॉजिट्रॉन का सिंबल हुआ। चार्ज इसका प्लस में, इसका माइनस में है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को मिलता है तो इनके मिलने से बहुत ही हाई एनर्जी फोटॉन्स बनते हैं। और जो हाई एनर्जी फोटॉन्स की जिसकी बात मैं कर रहा हूं, वो हाई एनर्जी गामा रेस की होती है। तो इसकी गामा रेस की एनर्जी हमको पता है सबसे ज्यादा होती है। तो जब भी इस एनिहिलेशन प्रोसेस होता है, जब भी एक पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से मीट करता है, तो बहुत ही हाई एनर्जी वाले फोटॉन्स बनते हैं, जो कि गामा रेस के फोटॉन। तो यहाँ पे दो गामा रे फोटॉन बनते हैं, चार्ज जीरो, मास जीरो। तो स्टूडेंट, इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव, बोथ बैलेंस ईच अदर, नेट चार्ज जीरो, यहाँ पे नेट चार्ज जीरो हुआ। अच्छा स्टूडेंट, एक बात और, ये जो दो गामा रे फोटॉन्स यहाँ पे निकले, ईच की एनर्जी इसमें कितनी है? ईच, इसकी मैंने दो गामा रे फोटोन निकले हैं, ईच की एनर्जी 0.51 MeV एटलीस्ट। इतनी एनर्जी होती है दोनों में से ईच फोटोन की, कम से कम। ये गामा रे का सिंबल होता है। गामा रेस सबसे ज्यादा हाई एनर्जी की रेस गामा रेस ही होती है। अब ये जो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, और ये एनर्जी की यूनिट है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर हम दो क्वेश्चन ये भी सीखेंगे कि यहाँ पे एक गामा रे फोटोन क्यों नहीं निकला, दो ही गामा रे फोटोन क्यों निकले। क्योंकि इस केस में अगर हम देखें
तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक प्रोटॉन यहाँ से आया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे, तो दोनों एक दूसरे के मोमेंटम को बैलेंस कर रहे थे। अब जब दो गामा रेस के फोटॉन्स निकलेंगे तो दोनों फोटोन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से मिलते हुए एक दूसरे के मोमेंटम को बैलेंस कर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट हर रिएक्शंस के अंदर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का होना जरूरी है। तो टू कीप द मोमेंटम कंजर्वेशन दो गामा रेस के फोटॉन्स बनते हैं। फिर ईच की एनर्जी जैसे कि मैंने कहा 0.51 MeV की है, ठीक है। जब हम 51 MeV की एनर्जी दोनों में से ईच फोटोन की है, ये 0.51 MeV, ये हमारे पास ये डाटा कहाँ से आया? तो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन होता है और जो प्रोटॉन होता है, दोनों की जो रेस्ट मास एनर्जी है वो सेम है। रेस्ट मास एनर्जी का मीनिंग मैं आपको बताऊं, जैसे कि आज हम जानते हैं कि हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस आइंस्टीन्स फेमस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, या सॉरी पॉजिट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, पॉजिट्रॉन रेस्ट पर है, दोनों एक दूसरे की तरफ रेस्ट पर थे शुरू में और फिर एक दूसरे की तरफ बढ़े। तो जब ये रेस्ट में है, पॉजिट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन भी, तो इनकी एनर्जी को हम बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी, जो इस फॉर्मूले से निकलती है। तो ये जो रेस्ट मास एनर्जी हम निकालेंगे फोटोन की, इसकी इलेक्ट्रॉन की और पॉजिट्रॉन की, ईच की कितनी निकलेगी वो डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻³ किलोग्राम, और लाइट की जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये एनर्जी की एनर्जी हमारी जूल में आएगी, क्योंकि हमने दोनों यूनिट SI ली है, तो एनर्जी की भी SI यूनिट। बट मुझे इस रेस्ट मास एनर्जी को MeV में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट आप आगे चल के पढ़ोगे, जब जूल्स की एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं MeV में, तो उसे 1.6 × 10⁻³ से डिवाइड करते हैं और एनर्जी MeV में आ जाती है, और ये एनर्जी जो निकल कर आती है 0.51 MeV की। तो इलेक्ट्रॉन की भी पॉजिट्रॉन की भी, दोनों में से ईच की रेस्ट मास एनर्जी 0.51 MeV ही है, जो कि इस रिएक्शन के थ्रू एनिहिलेशन ऑफ मैटर, इस रिएक्शन के थ्रू एनर्जी गामा रेस के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो गामा रे के अंदर जो दो फोटॉन्स निकलेंगे, उनमें से ईच की एनर्जी 0.51 MeV होगी, जो कि पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन शुरू में ही एक दूसरे के पास, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से आते, हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, तो उस केस में फिर ये जो गामा रेस फोटोन होते, इनकी एनर्जी इससे कहीं ज्यादा होती। ये उस केस में हमने निकाली है जब इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन रेस्ट में थे और एक दूसरे की तरफ आए, और जैसे एक दूसरे को मिलते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के क्वाइट क्लोज आते हैं, दे डिस्ट्रॉय ईच अदर, और बहुत ही हाई एनर्जी के दो गामा रेस फोटॉन्स निकालते हैं। ईच की एनर्जी इतनी है। स्टूडेंट, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है, और जब ये पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से मिलता है, तब जाके ये एनिहिलेशन रिएक्शन होता है। और स्टूडेंट, इस एनिहिलेशन रिएक्शन में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जो कि एटम बॉम्ब या जो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होते हैं उससे भी कहीं ज्यादा एनर्जी इस एनिहिलेशन ऑफ मैटर में निकलती है। और एक बात और, जो एनिहिलेशन ऑफ मैटर है, ये वैक्यूम में भी हो सकता है, ये किसी मैटेरियल मीडियम में भी हो सकता है, इसके होने के लिए कोई लिमिट नहीं है, ये कहीं पर भी हो सकता है। तो एनिहिलेशन ऑफ मैटर भी, जैसे कि हम देख रहे हैं, ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को पूरी तरह से ओबे कर रहा है। तो एक एग्जांपल तो ये एनिहिलेशन ऑफ मैटर का था। लेट अस डिस्कस अनदर एग्जांपल which is just opposite of annihilation of matter, and this is known as the pair production.
स्टूडेंट्स, इस पेयर प्रोडक्शन का क्या मीनिंग है? इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द एनिहिलेशन ऑफ द मैटर। तो पेयर प्रोडक्शन जो होता है इस केस में, जब एक हाई एनर्जी फोटोन, गामा रे फोटोन, ठीक है, बहुत ही हाई एनर्जी का फोटोन, ये गामा रे फोटोन, जब ये जिसकी एनर्जी कम से कम 1.02 MeV के बराबर होगी, जब एक हाई एनर्जी का फोटोन जिसकी एनर्जी कम से कम 1.02 MeV के बराबर होगी, और जब वो किसी न्यूक्लियस के पास से निकलता है, न्यूक्लियस से पास से निकलने का मतलब ये हुआ कि वो किसी मैटेरियल मीडियम के पास से निकल रहा है, मतलब किसी मैटेरियल मीडियम से उसका इंटरेक्शन हो रहा है, और जब वो न्यूक्लियस के पास से निकला तो इट इज कन्वर्टेड इनटू ए पेयर ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें से एक है इलेक्ट्रॉन और एक है ये पॉजिट्रॉन। तो ये जो जिन दो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है, वो एक पार्टिकल और दूसरा उसका एंटी पार्टिकल। ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। एक प्रकार से आप पॉजिट्रॉन को कह सकते हो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, इस केस में क्या देख रहे हो? एनर्जी का मैटेरियलाइजेशन हो रहा है। वहां पे मैटर से एनर्जी बन रही थी एनिहिलेशन में, पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी से मैटेरियल बन रहा है। सो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन मैटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी है, मैटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। और मेरा ख्याल है स्टूडेंट आप ये समझ ही चुके होंगे कि जो गामा रे का फोटोन है उसकी एनर्जी कम से कम 1.02 MeV की होनी चाहिए, क्योंकि इस फिनोमेना के अंदर जो दो पार्टिकल्स बने हैं, जो पेयर बना है, उसमें से ईच की रेस्ट मास एनर्जी 0.51 MeV की होती है। तो दोनों की एनर्जी जुड़कर इतनी बनती है। तो इतनी एनर्जी का गामा रे फोटोन इस केस में आएगा और वो एटॉमिक न्यूक्लियस के पास से निकलेगा, तो वो एक पेयर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं पेयर ऑफ प्रोडक्शन, विच इज एग्जांपल ऑफ मैटेरियलाइजेशन ऑफ द एनर्जी। अब स्टूडेंट, पेयर प्रोडक्शन के बारे में और बात समझने वाली है। ये वैक्यूम में नहीं हो सकता, नॉट इन वैक्यूम। जबकि मैंने बताया था जो एनिहाइलेशन ऑफ मैटर है वो वैक्यूम में हो सकता है। तो ये वैक्यूम में क्यों नहीं होता, बल्कि एक मैटेरियल मीडियम का होना जरूरी है। मैटेरियल मीडियम इज नेसेसरी। क्यों? रीजन इसका ये है, इट इज फाउंड दैट कि अगर ये वैक्यूम में होता है तो वैक्यूम में होने पर दो प्रिंसिपल, एक तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये दोनों प्रिंसिपल साइमल्टेनियसली ओबे नहीं हो रहे। ये जो दोनों प्रिंसिपल हैं, दोनों प्रिंसिपल नॉट बीइंग ओबेड साइमल्टेनियसली। तो क्योंकि दोनों प्रिंसिपल का साइमल्टेनियसली ओबे नहीं हो रहे थे, इसीलिए इसको एक मैटेरियल मीडियम की नीड है। क्योंकि जब ये मैटेरियल मीडियम के अंदर रिएक्शन होता है और ये एटॉमिक न्यूक्लियस के पास से निकलता है, तो ये अपने तो गामा रे का फोटोन अपने मोमेंटम का एक पार्ट, अपने मोमेंटम का एक पार्ट ये न्यूक्लियस को दे देता है। और ऐसा करने से प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली होल्ड हो जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट, थ्योरेटिकली वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है जिस रिएक्शन में दोनों प्रिंसिपल ओबे ना हो। तो पेयर प्रोडक्शन के लिए मैटेरियल मीडियम का होना जरूरी है, वैक्यूम में नहीं हो सकता। जबकि एनिहाइलेशन ऑफ द मैटर में वो वैक्यूम के अंदर भी हो सकता है, मैटेरियल मीडियम दोनों में हो सकता है। अभी हम एक, अच्छा, ये भी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को पूरी तरह से ओबे कर रहा है। गामा रे का कोई चार्ज नहीं, और यहाँ पर भी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, नेट चार्ज यहाँ पर भी जीरो आ रहा है। हम एक और बहुत शानदार एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है, इसका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का आइसोलेटेड सिस्टम में इनसाइड द न्यूक्लियस।
स्टूडेंट न्यूक्लियस के अंदर एक बड़ा शानदार रिएक्शन चलता है, और वो रिएक्शन है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है इट इज कन्वर्टेड इनटू वन प्रोटॉन प्लस वन इलेक्ट्रॉन और प्लस एक और पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये एंटी न्यूट्रिनो है। चलिए अभी हम फॉर द टाइम बिंग हम इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं एंटी न्यूट्रिनो की इस कंसेप्ट को। तो स्टूडेंट इस रिएक्शन में भी अगर हम देखें तो टोटल चार्ज यहां पर भी कंजर्व है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के चार्ज का सम यहाँ पे फिर से जीरो है, यहाँ पे भी जीरो था। और स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रॉन इस केस में बाहर निकला है इसको हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं, बीटा पार्टिकल। और ये जो रिएक्शन है दिस इज कॉल्ड द बीटा माइनस डीके। ये बीटा माइनस डीके कहलाता है जो न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियस में आप देख रहे हो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और इस प्रोसेस में चार्ज का कंजर्वेशन है। बट स्टूडेंट न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो ये 0n1 और प्लस प्लस 1 पॉजिट्रॉन, और यहाँ पे एक निकलता है न्यूट्रिनो, यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो, यहाँ पे न्यूट्रिनो। उसको फर्दर हम बाद में डिस्कस करेंगे जब न्यूक्लियर के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये जो निकल रहा है ये पॉजिट्रॉन है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बीटा प्लस डीके। डीके का मतलब कि न्यूक्लियस में से एक बीटा पार्टिकल बाहर आ रहा है, न्यूक्लियस में से एक बीटा प्लस पार्टिकल बाहर आ रहा है, इसको बीटा प्लस बोलते हैं, ये बीटा प्लस डीके कहलाता है। तो स्टूडेंट जब भी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, आप देख रहे हो टोटल चार्ज का कंजर्वेशन तो उस केस में भी है। तो ये रिएक्शंस न्यूक्लियस में हो क्यों रहे हैं, हम इसके ऊपर भी 2 मिनट के लिए डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स क्या होता है कि कुछ न्यूक्लियस में जहां पर कि न्यूट्रॉन्स के नंबर प्रोटॉन्स से बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्वाइट हाई देन प्रोटॉन्स। एक तो केस ये वाला कि जहां पे न्यूट्रॉन्स के नंबर प्रोटॉन से बहुत ज्यादा हो गए। दूसरा केस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं देन न्यूट्रॉन्स, ये सेकंड केस। और थर्ड केस में दोनों ही ज्यादा हो जाए, न्यूट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन्स, नंबर क्वाइट हाई। स्टूडेंट जिस किसी भी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स के नंबर प्रोटॉन्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या प्रोटॉन्स के नंबर न्यूट्रॉन्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या फिर प्रोटॉन्स के नंबर भी न्यूट्रॉन्स के नंबर भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इन तीनों ही केसेस में न्यूक्लियस हो जाता है अनस्टेबल। न्यूक्लियस इस ईच केस में अनस्टेबल हो जाता है। न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं, उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं, जो एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन न्यूक्लियर फोर्सेस की बैलेंसिंग बिगड़ जाती है और न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। और इन सभी अनस्टेबल न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स के नंबर डिवाइडेड बाय प्रोटॉन्स के नंबर, Z आप जानते हैं एटॉमिक नंबर होता है जो प्रोटॉन्स के नंबर के बराबर होता है। तो इन सभी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स के नंबर का रेशियो टू दैट ऑफ द प्रोटॉन्स नंबर, दिस इज कॉल्ड NZ रेशियो। तो स्टूडेंट इन सभी न्यूक्लियस में, ठीक है, इन तीनों केसेस में से ईच केस में NZ का जो रेशियो होता है वो एक बैलेंस्ड, वो एक स्टेबल रेंज के बाहर चला जाता है। जो इनके रेशियो की एक स्टेबल रेंज होती है वो उस स्टेबल रेंज के बाहर निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब न्यूट्रॉन्स के नंबर प्रोटॉन से बहुत ज्यादा होते हैं तो इस रिएक्शन के थ्रू न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है
और NZ का रेशियो एक स्टेबल रेंज में आ जाता है। लेकिन जिन न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन्स के नंबर न्यूट्रॉन से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट होता है और NZ का रेशियो फिर से एक स्टेबल रेंज में आ जाता है। तो स्टूडेंट जहाँ कहीं भी NZ का रेशियो एक स्टेबल रेंज से बाहर निकल जाता है, तो वहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर ये रिएक्शंस होने लगते हैं। कौन कौन से? बीटा डीके रिएक्शन चलता है, जो कि दो तरह का है, आप देख रहे हो, एक बीटा प्लस एक बीटा माइनस, ठीक है। और इन रिएक्शंस के थ्रू वो NZ के रेशियो के स्टेबल रेंज लेने की कोशिश करता है। या फिर इन वाले न्यूक्लियस में अल्फा डीके होता है, जहां पे प्रोटॉन्स के नंबर भी न्यूट्रॉन्स के नंबर भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर वहां पे अल्फा डीके चलता है। अब अल्फा डीके से फिर इसके नंबर भी काफी कम हो जाते हैं और न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी मिलती है। NZ का रेशियो की स्टेबल रेंज में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स की जो स्टेबल रेंज होती है, अब ये किस पे डिपेंड करती है? इट हैज बीन फाउंड दैट कि अप टू Z, अप टू एटॉमिक नंबर इक्वल टू 20, ये जो स्टेबल रेंज होती है ये 1:1 होती है। मतलब अप टू 20 तक एटॉमिक नंबर के जो हमारे न्यूक्लियस हैं, उनमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का रेशियो 1:1, ये स्टेबल रेंज है। फिर जिनका एटॉमिक नंबर मान लीजिए 20 से ज्यादा है बट 40 के आसपास है, तो स्टूडेंट वहां पर NZ का रेशियो, इसकी जो स्टेबल रेंज होती है वो 1.25:1 होती है। मतलब इन न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स के नंबर प्रोटॉन से ज्यादा हो जाते हैं। बट स्टूडेंट जहां पर कि ये वाला जो एटॉमिक नंबर है ये 40 से अबव एंड अप टू 80 तक रहता है, वहां पर फ्री रेशियो 1.5:1 हो जाता है। तो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करते हुए जो N और Z का जो रेशियो है, उनकी जो स्टेबिलिटी रेंज है वो ये वाली है। तो इस वाली स्टेबिलिटी रेंज को देखकर, ठीक है, हम बता सकते हैं कि भी किस वाले एलिमेंट में कौन सा डीके होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मान लो 6 कार्बन 14 है, ठीक है, 6 कार्बन 14, एटॉमिक नंबर यहाँ पे 20 तक जा रहा है। तो इस केस में जो इस NZ का रेशियो, उसकी स्टेबल रेंज 1:1 है। बट आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है वो 6 हैं और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स के नंबर 8 आ रहे हैं। तो रेशियो आप देख रहे हो इस केस में NZ रेशियो ये 1:1 नहीं है, बल्कि न्यूट्रॉन्स के नंबर इससे ज्यादा है। तो स्टूडेंट इस केस में क्योंकि न्यूट्रॉन्स के नंबर ज्यादा है, प्रोटॉन्स के नंबर कम है, तो जहां पे न्यूट्रॉन्स के नंबर ज्यादा होंगे प्रोटॉन्स के कम होंगे, वहां पे निकलेगा बीटा माइनस, तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो यहां पर इस न्यूक्लियस में एक रिएक्शन चलेगा, -1E0 और +7N14 बनेगा, क्योंकि 7 - 1 = 6। तो देखिए अब जो 7N14 बना, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स के नंबर भी 6 और प्रोटॉन्स के नंबर भी 6, रेशियो 1:1 में इस स्टेबल रेंज में आ गया। तो स्टूडेंट इस स्टेबल रेंज को देख के हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि भी कौन से एटॉमिक नंबर में किस प्रकार का डीके चलेगा, बीटा डीके चलेगा, प्लस वाला या माइनस वाला, या अल्फा डीके होगा, वो सब इस एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। बाकी स्टूडेंट इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारा फिजिक्स में अभी काफी आगे चल के एक चैप्टर आएगा न्यूक्लियाई का, वहां पर आपको इसकी फर्दर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वहां पर और दूंगा। अभी इस स्टेज पर आपको जो इतना मैंने बताया है, दिस इज मोर देन एनफ, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है आपके लिए। इस स्टेज पर आपको इतनी की नीड नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ द एक्स्ट्रा नॉलेज हम एक स्टेप थोड़ा और आगे चले गए और आपको मैंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया। एक्स्ट्रा नॉलेज होना हमेशा कुछ ना कुछ बेनिफिशियल ही रहता है। एंड तो इसी के साथ हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के काफी सारे एग्जांपल डिस्कस कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, हम क्या देख रहे हैं कि हम बना सकते हैं चार्ज पार्टिकल्स बट ओनली इन इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट। हम चार्ज पार्टिकल्स को बना सकते हैं बट ओनली इन इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट, जैसे कि रिएक्शन आप देख रहे हो। और लास्ट प्रॉपर्टी जो
इलेक्ट्रिक चार्ज की जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, पहले हम ये डिस्कस करना चाहेंगे व्हाट इज मीन्ड बाय क्वांटाइजेशन। हम एक फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटाइज होना कब कहते हैं? तो एक फिजिकल क्वांटिटी को हम क्वांटाइज होना कब कहते हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेंगे। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि इन केस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। कैसे, समझिए। मान लो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में है, तो इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट शेल में होता है तो उसकी एनर्जी होती है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वही इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में होता है तो उसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। थर्ड शेल में होने पर उसकी एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फोर्थ शेल में होने पर उसकी एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, आप क्या देखते हो कि हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो फिक्स होती है कि या तो उसकी एनर्जी इतनी होगी, या उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इतनी होगी, या इतनी होगी, इतनी होगी। तो कितनी होगी वो डिपेंड करेगा उसके शेल के नंबर पे। शेल के नंबर को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ठीक है, फिक्स होती है। ठीक है, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी की कुछ भी वैल्यू रख लेगा, और उसकी एनर्जी कितनी होगी वो डिपेंड करेगा उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, दैट इज उसके शेल के नंबर पर। फर्स्ट शेल में होगा तो इतनी एनर्जी, सेकंड शेल में इतनी, थर्ड शेल में इतनी, फोर्थ शेल में इतनी, एंड सो ऑन। स्टूडेंट से मैंने आपको हाइड्रोजन एटम के लिए पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है, लेकिन ये मत समझ के चलिए कि सभी एटम के अंदर फर्स्ट शेल की एनर्जी इतनी होती है। वो अलग अलग एटम के केस में अलग अलग होती है। ठीक है, बट उसकी एनर्जी शेल के नंबर पर ही डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर अब देखिए, मैं कहूंगा भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो क्वांटाइज्ड होती है। और अब हमें यहाँ पे क्वांटाइजेशन का मीनिंग समझ में आया। क्या हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्वांटाइज्ड क्यों कहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी केवल सर्टेन फिक्स वैल्यू ही ले सकती है, नॉट एवरी पॉसिबल वैल्यू। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो सिर्फ सर्टेन फिक्स वैल्यू ही ले पाए, नॉट एनी वैल्यू, नॉट एवरी पॉसिबल वैल्यू, हम उस फिजिकल क्वांटिटी को बोल देंगे कि वो उसका क्वांटाइजेशन हो गया, एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स एक और मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी बताऊं इलेक्ट्रॉन एनर्जी के अलावा, जो कि क्वांटाइज्ड होती है, वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम भी आपने पढ़ा, जिसका सिंबल एल होता है, वो भी क्वांटाइज्ड होता है। और किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पहली शेल में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π रहेगा। इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम 2 इंटू h/2π रहेगा। थर्ड शेल में है तो 3 इंटू h/2π एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट, दो फिजिकल क्वांटिटी जो कि क्वांटाइज्ड है, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और एक एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटीज के नाम बताओ, ठीक है, इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि क्वांटाइज्ड होती है। तो ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटीज के नाम हमने डिस्कस कर लिए हैं, एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी और एक एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वांटाइजेशन पर। व्हाट इज मीन्ड बाय की क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? अब हम मीनिंग समझ में आ चुका है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि एक बॉडी का जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो केवल कुछ सर्टेन फिक्स वैल्यू ही उसकी हो सकती है, नॉट एनी पॉसिबल वैल्यू। तो अब हमें ये पता करना होगा कि एक बॉडी का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है
उसकी जैसे कि मैंने कहा उसकी वैल्यू कुछ सर्टेन फिक्स होती है, तो वो सर्टेन फिक्स वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी की। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि भी एक बॉडी चार्ज कब होती है। तो एक बॉडी चार्ज तब होती है जब उस बॉडी पर से या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए या बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब कोई ये पूछे कि भी एक बॉडी का मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, तो स्टूडेंट एक बॉडी का जो मिनिमम चार्ज है वो तब होगा जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए या उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज तो पॉसिबल ही नहीं है। चार्ज के इलेक्ट्रॉनों के नंबर के रूप में ही चार्ज का ट्रांसफरेंस होता है। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज की जो एक बॉडी रख सकती है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, यदि चला गया तो प्लस में, आ गया इलेक्ट्रॉन तो माइनस में। फिर कोई पूछे भी नेक्स्ट हायर वैल्यू ऑफ द चार्ज, ठीक है, तो वो हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन, या तो निकाल दिया 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। नेक्स्ट हायर वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर एंड सो ऑन। इट मींस कि एक बॉडी का जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू 1 2 3, दैट मींस इंटीग्रल नंबर n, और ये e प्लस माइनस। तो स्टूडेंट्स एक बॉडी का जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक सर्टेन मिनिमम चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E या उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स के बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। और जो क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज है, ठीक है, आपको इसका मीनिंग समझ आ गया कि एक बॉडी का चार्ज फिक्स होता है, वो एवरी पॉसिबल वैल्यू नहीं रख सकता। और वो फिक्स चार्ज कितना होता है, या तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E या फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल। दैट मीन्स की बॉडी का जो मिनिमम चार्ज है, जैसे कि मैंने कहा प्लस माइनस 1 ही, तो दिस इज 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, प्लस या माइनस। नेक्स्ट वैल्यू में इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस 3.2 10⁻⁹ कूलम। नेक्स्ट वैल्यू मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक चार्ज एक बॉडी का फिक्स होता है, ठीक है, जो कि इस वाले फॉर्मूले से निकाला जाता है। ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्क्रीट का मतलब डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस नेचर को दिखाता है। डिसकंटिन्यूअस नेचर को मतलब नॉट ऑफ कंटिन्यूअस नेचर, नॉट ऑफ कंटिन्यूअस नेचर। इलेक्ट्रिक चार्ज कंटिन्यूअस नेचर का नहीं है, नॉट ऑफ कंटिन्यूअस नेचर। इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा कंटिन्यूअस नेचर का तब होता जब एक बॉडी चार्ज की कोई भी पॉसिबल वैल्यू ले सकती है, बट ऐसा नहीं है। या तो उसका चार्ज इतना होगा, या फिर सीधा इतना होगा, या फिर सीधा इतना होगा। बीच की सारी वैल्यूज इलेक्ट्रिक चार्ज की नहीं हो सकती। यदि वो रख सकता होता तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कंटिन्यूअस नेचर का होता है। तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। बट बेटा यहाँ पर भी हम एक क्वेश्चन और यहाँ पे डिस्कस करने में इंटरेस्टेड हैं, वो ये कि ये व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की ये बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर तो इतना आसान है, मेरे को उम्मीद है कि आप में से हर स्टूडेंट दे सकता है। कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन मींस ओनली बिकॉज ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड। क्योंकि स्टूडेंट्स केवल एक सबस्टेंस से दूसरे सबस्टेंस में सिर्फ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरेंस पॉसिबल है, और यही कारण है क्वांटाइजेशन का। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में ट्रांसफर होता 0.25 इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर तो बॉडी का चार्ज कुछ भी हो सकता था, फिर उसका क्वांटाइजेशन नहीं होता, फिर तो वो कंटिन्यूअस नेचर का हो जाता। बट अभी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हमारी एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, और क्वेश्चन क्या है कि वी नेग्लेक्ट क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल
in case of macroscopic, that is large scale bodies. स्टूडेंट, जो लार्ज स्केल बॉडीज है, जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज होती है, उस केस में हम इस क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट मैक्रोस्कोपिक सिचुएशंस में जो बॉडीज होती हैं, जिन बॉडीज को हम कंसिडर करते हैं, उन पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो फ्यू माइक्रोकूलम के ऑर्डर का चार्ज होता है, फ्यू माइक्रोकूलम। और एक माइक्रोकूलम जो होता है वो 6 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर होता है। तो क्योंकि आप देख रहे हो कि जो मैक्रोस्कोपिक केसेस में बॉडीज का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बहुत बहुत ज्यादा है, तो क्योंकि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम कह देते हैं कि इस केस में बॉडी चार्ज की कोई भी वैल्यू ले सकती है। बॉडी के ऊपर कितनी अमाउंट में चार्ज आ सकता है, कितनी भी अमाउंट में चार्ज आ सकता है, मतलब इस केस में हम कहते हैं कि चार्ज जो है वो कंटिन्यूअस नेचर का है। मतलब मैक्रोस्कोपिक केसेस में हम चार्ज के क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को नेग्लेक्ट कर देते हैं, वहां इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नो सिग्निफिकेंस इन दिस केस। रीजन एक ही है, क्योंकि इस केस के अंदर जो बॉडी का चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बहुत बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए हम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वहां इसकी कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। और स्टूडेंट, अब एक चीज हम और यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या है, 1962 में हाई एनर्जी फिजिक्स में, 1962 में हाई एनर्जी फिजिक्स में, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिन्होंने क्या सजेस्ट किया है, हाई एनर्जी फिजिक्स में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उन्होंने सजेस्ट किया है कि ऑल एलिमेंटरी पार्टिकल्स की, जितने भी एलिमेंटरी पार्टिकल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये और भी, ये these consist of still more elementary particles, these consist of still more elementary particles। स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा कि 1962 में हाई एनर्जी फिजिक्स में जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, वहां पे जो रिसर्चेस हुई हैं, उन्होंने सजेस्ट किया है कि जितने भी एलिमेंटरी पार्टिकल्स हैं, लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वो और भी एलिमेंटरी पार्टिकल्स के मिलके बने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्वार्क्स, जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर हम मेनली ना दो ही टाइप के क्वार्क्स की बात करेंगे, एक अप क्वार्क और दूसरा डाउन क्वार्क। स्टूडेंट, जनरली आपको यही बताया जाता है कि क्वार्क दो तरह के हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। बट रिमेंबर, क्वार्क कुल 6 टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के क्वार्क्स होते हैं। दो के नाम तो मैंने लिखे हैं, बाकी एक हुआ टॉप क्वार्क, एक हुआ बॉटम क्वार्क, एक हुआ स्ट्रेंज क्वार्क और एक हुआ चार्म क्वार्क। तो 4 तरह के क्वार्क्स ये, 2 तरह के ये, कुल 6 तरह के क्वार्क्स होते हैं। बट हमारा पर्पस अभी सिर्फ अप क्वार्क और डाउन क्वार्क को लेकर है। अप क्वार्क का सिंबल है U, डाउन क्वार्क का सिंबल है 3। इन 6 क्वार्क्स में से स्टूडेंट्स 3 क्वार्क्स का जो चार्ज है वो +2/3e होता है, और बाकी जो 3 क्वार्क्स रिमेनिंग है उनमें से चार्ज ईच का -e/3 होता है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि भी एक प्रोटॉन की जरा बताइए क्वार्क कंपोजिशन क्या है, क्वार्क मॉडल के अकॉर्डिंग मैंने कहा ना कि जितने भी एलिमेंटरी पार्टिकल्स हैं, लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वो और भी एलिमेंटरी पार्टिकल्स के मिलके बने होते हैं, नोन एज द क्वार्क्स। तो प्रोटॉन की क्वार्क कंपोजिशन क्या है, तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो 2 अप क्वार्क के और एक डाउन क्वार्क का बना होता है। आप 2 अप क्वार्क के चार्ज को ऐड कीजिए,
विद चार्ज ऑफ वन डाउन क्वार्क, तीनों का डेल्टा आएगा एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर। तो ये प्रोटॉन की क्वार्क कंपोजिशन है। स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन की क्वार्क कंपोजिशन अगर हम निकालें तो वो आती है UDD। आप एक अप क्वार्क के चार्ज को दो डाउन क्वार्क के चार्ज में ऐड कीजिए, आपको इस केस में 0 चार्ज मिलेगा। तो ये क्वार्क कंपोजिशन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की पूछी जाती है। ठीक है, आपको ये, हालांकि आपके सिलेबस में 2 ही प्रकार के क्वार्क्स हैं, अप एंड डाउन, बट आपको ये फर्दर पता होना जरूरी है। वी गो 1 स्टेप फर्दर, और आपको ये पता होना जरूरी है कि क्वार्क कुल 6 तरह के होते हैं, 4 और 4 प्लस 2, 3 का चार्ज इतना, 3 का चार्ज इतना होता है। लेकिन स्टूडेंट्स 1980 के बाद एक्सटेंसिव रिसर्चेस हुई हैं हाई एनर्जी फिजिक्स में, और उन सारी रिसर्चेस के बावजूद भी क्वार्क को अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है, लेकिन उनकी जो एग्जिस्टेंस है उनको सिर्फ सजेस्ट किया गया है। और इसीलिए आज भी हम एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज मान के चलते हैं, उसी के चार्ज को इलेक्ट्रिक चार्ज को क्वांटम मान के चलते हैं, मिनिमम पॉसिबल चार्ज हम उसी को मान के चलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नियर फ्यूचर में अगर क्वार्क डिस्कवर भी हो जाते हैं तो भी इससे हमारे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ जो क्वांटम का साइज है, जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज का साइज है, दैट इज E, वो चेंज होके E/3 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।